नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 में भाग 6 तक पढ़ लिया। भाग 6 में आपने पुनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ा, प्रतीप संकरण या पूर्व संकरण के बारे में पढ़ा, परीक्षण संकरण के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम भाग 7 में, उसके आगे के टॉपिक्स बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा मेंडल के वंशांगति के नियम। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है मेंडल के वंशांगति के नियम। यानी मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, वंशांगति के, मेंडल के वंशांगति के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कुल 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिन्हें अब मेंडल के वंशांगति नियम के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने क्या क्या प्रयोग किया? मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग किया, मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग किया, मेंडल ने 7 लक्षणों को लेकर प्रयोग किया, और जो भी निष्कर्ष प्राप्त हुए उनसे उन्होंने 3 नियम दिए। वे 3 नियम कौन कौन से थे? याद करिए, मेंडल ने 3 नियम दिए थे सिर्फ। इसके अलावा खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने कौन से नियम नहीं दिए। तो जो दिए हैं उन्हें याद कर लीजिए, जो नहीं दिए हैं वो अपने आप याद हो जाएगा। यानी कौन कौन से नियम दिए थे? पहला, प्रभाविता का नियम, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा, कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद करिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर, प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर 3 नियम दिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें अब मेंडल के वंशांगति के नियम कहते हैं। 3 नियम कौन कौन से थे? याद करिए, प्रभाविता का नियम, कारकों के पृथक्करण या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इनमें से जो प्रभाविता का नियम और कारकों के पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया था। यानी ये सब क्वेश्चन अभी बताते कैसे पूछे जाते हैं, ये सब बातें याद करनी होगी कि उन्होंने अपने एक संकरण प्रयोग के आधार पर प्रभाविता का नियम, व
कारकों के पृथक्करण या जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, युग्मकों के शुद्धता का नियम दिया तथा द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। ठीक, बस इतना पहले याद करिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त जो निष्कर्ष थे उसके आधार पर कितने नियम दिए? 3 नियम याद करिए। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा कारकों की पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें से उन्होंने एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर प्रभाविता का नियम तथा कारकों के पृथक्करण का नियम दिया और द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए प्रभाविता का नियम मेंडल ने किस प्रयोग के आधार पर दिया? तो आप क्या कहेंगे? प्रभाविता का नियम मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया। किस आधार पर? एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कारकों के पृथक्करण का नियम मेंडल ने किस आधार पर दिया? तो मेंडल ने कारकों के पृथक्करण का नियम भी एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया। अब ऐसा तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल ने किस आधार पर दिया? तो क्या कहेंगे कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया। ठीक है, 3 में से 2 नियम एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर और तीसरा नियम द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर। अब जो एक घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसा कि बताइए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस प्रयोग के आधार पर सत्य माना जाता है, या स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की सत्यता का प्रमाण किससे मिलता है? तो आप क्या कहेंगे? द्विसंकर संकरण प्रयोग से। बस, तो आपने देखा कि मेंडल ने कितने नियम दिए? 3। कौन कौन सा? प्रभाविता का नियम, कारकों की पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 ऑप्शन देके कि मेंडल ने कौन से प्रयोग का कौन से नियम को प्रतिपादित नहीं किया। तो इसमें से आपको 3 याद होना चाहिए। इन्हीं 3 नियमों को इन्होंने दिया था और बाकी कोई भी नियम मेंडल ने नहीं दिया था। जो चौथा ऑप्शन जो पूछा जाता है ज़्यादातर वो ये संलग्नता यानी लिंकेज का नियम मेंडल ने नहीं दिया था। ठीक है, तो वहाँ पर वही सही रहता है। अब हम देखेंगे एक एक नियम के बारे में कि प्रभाविता का नियम क्या है, कारकों की पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है। तो पहले इतना नोट करेंगे, हडिना लेंगे मेंडल के वंशांगति के नियम, देखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए जिन्हें हम मेंडल के वंशांगति के नियम कहते हैं। उन्होंने अपने एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर प्रभाविता का नियम व कारकों की शुद्धता पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया तथा द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। तीनों नियम को आप ऐसे लिख लेंगे। अब आप एक हेडिंग डाल के लिखेंगे, पहला नियम प्रभाविता का नियम। हाँ, दोनों नियम को बता सकते हैं एक ही प्रयोग से। अभी तीसरे को हटाएंगे। पहला आप हेडिंग डालेंगे प्रभाविता का नियम। इसको समझें, प्रभाविता का नियम किस आधार पर दिया था? मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर। तो एक संकर संकरण प्रयोग में किया क्या था? एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूपों वाले पौधों को आपस में संकरण कराया। एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप, लक्षण क्या है? लंबाई। इसके 2 रूप कौन से हैं विपर्यासी रूप? एक लंबा है, एक बौना है। इन दोनों विपर्यासी रूपों वाले पौधों का आपस में संकरण कराया। इनसे एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, ये तो पता ही होगा। इनके युग्मकों के मिलने से क्या बनता है? संतान, F1 पीढ़ी। या इसको हम पूरा ही लिखते हैं क्योंकि दूसरा नियम बताने में आपको
आसानी हो। ये क्या है? युग्मक। ये क्या है? P1 जनरेशन, पैरेंटल 1। ये इससे फ्यूज करता है तो बनाता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे फ्यूज करेगा तो बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे फ्यूज करेगा बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे फ्यूज करेगा बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी F1। तो मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग में एक लक्षण के दो विपर्यासी रूपों वाले पौधों का आपस में संकरण कराया तो उनसे प्राप्त F1 पीढ़ी में देखा कि सभी के सभी पौधे एक ही लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। कौन से लक्षण? लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, यानी संकर लंबा इसे कहेंगे। ठीक है, संकर लंबा। तो मेंडल ने इस आधार पर प्रभाविता का नियम क्या दिया कि मेंडल ने कहा कि जब किसी एक लक्षण के दो शुद्ध विपर्यासी रूपों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उससे प्राप्त प्रथम संतानीय पीढ़ी में पौधे केवल एक ही लक्षण को प्रदर्शित करते हैं और दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाता। यानी इस तरह से इसको समझेंगे कि जब एक लक्षण के दो विपर्यासी रूपों वाले जनकों के बीच परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनसे प्राप्त पौधों में एक ही लक्षण स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है और दूसरा छिपा रह जाता है। तो वह लक्षण जो स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है प्रभावी लक्षण, तथा वह लक्षण जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि वह लक्षण जो हर हाल में अपना लक्षण प्रदर्शित करे वह प्रभावी लक्षण, और वो लक्षण जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अपना लक्षण प्रदर्शित ना कर पाए उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। समझ में आया? बस यही है प्रभाविता का नियम कि जब वह लक्षण जो स्वयं को हर हाल में अभिव्यक्त कर पाए उस लक्षण को प्रभावी कहते हैं, और वह जो अपने आप को जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अपने आप को प्रदर्शित ना कर पाए उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब इनसे क्या क्या चीज़ें, मेंडल के प्रभाविता के नियम से क्या क्या चीज़ें पता चल पाई? तो ये कि प्रत्येक लक्षण के लिए कोई कारक इकाइयाँ होती हैं और कारक हमेशा जोड़े में होते हैं। और तीसरा, असमान कारकों वाले जोड़े में एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। बस अब देखिए, पहले इतना लिख लीजिए, आप हेडिंग डालेंगे प्रभाविता का नियम, और प्रभाविता के नियम में आप लिखेंगे जब एक लक्षण वाले, ऐसे लिखेंगे, जब एक लक्षण के दो विपर्यासी विशेषकों वाले शुद्ध जनकों के बीच परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में केवल एक लक्षण ही स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है और दूसरा छिपा रहता है। आगे लिखेंगे, स्वयं को अभिव्यक्त करने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त ना कर पाने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अगली लाइन से उदाहरण लिखेंगे कि मटर के पौधे में लंबाई के दो विपर्यासी रूप लंबापन व बौनापन है। शुद्ध लंबे पौधों में लंबाई के समयुग्मजी कारकों का जोड़ा होगा, अतः लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी होगा। इसी प्रकार बौने पौधे का जीन प्रारूप स्मॉल टी होगा। जब शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी व शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी के बीच संकरण कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न F1 पीढ़ी के पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अर्थात इसमें लंबेपन का कारक कैपिटल टी व बौनेपन का कारक स्मॉल टी दोनों होगा। चूंकि
कैपिटल टी और स्मॉल टी में प्रभावी कैपिटल टी होता है, अतः F1PD के सभी पौधे लंबे होंगे। बस इसको आप इस तरह से नोट कर लें। फिर अगली लाइन से लिखेंगे कि प्रभाविता के नियम के अनुसार निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, लक्षणों का नियंत्रण इकाइयों द्वारा होता है जिन्हें कारक कहते हैं। दूसरा, कारक हमेशा जोड़े में होते हैं। तीसरा, असमान कारकों वाले जोड़े में एक कारक प्रभावी यानी डोमिनेंट तथा दूसरा कारक अप्रभावी यानी रेसेसिव होता है। बस अब आप हेड डालेंगे कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ये क्या कहता है? देखिए शब्दों पर जाइए। कारकों के पृथक्करण, कारक क्या है? वे जो लक्षण को लेकर जाते हैं। कारक हमेशा जोड़ी में होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कारकों के पृथक्करण, इसका मतलब समझिएगा, किसी जीव में उपस्थित एक लक्षण के जो दो कारक होते हैं, बताया है ना कि एक लक्षण के दो कारक होते हैं, कैपिटल टी दो कारक हुए ना। तो किसी जीव में उपस्थित एक लक्षण के दो कारक कभी भी मिश्रित नहीं होते। यानी ऐसा नहीं है कि ये पानी है और ये दूध है और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो मिक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ऑयल है और ये वाटर है, हमेशा अलग अलग जाएंगे, तो अलग अलग होते हैं। यानी एक लक्षण के दो कारक कभी भी आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि युग्मक निर्माण के समय पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। देखिए, याद करिए कारकों के पृथक्करण का नियम क्या है कि किसी जीव में उपस्थित एक लक्षण के दो कारक कभी भी आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि युग्मक निर्माण के समय पृथक होकर, यानी कैपिटल टी अलग युग्मक में और ये कैपिटल टी अलग युग्मक में चले जाते हैं। इसी को हम कारकों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। और चूंकि युग्मक, देखिए जीव में रहते हुए भी ये दोनों कारक आपस में पृथक नहीं होते, मतलब मिश्रित नहीं होते। जीव में रहते हुए भी ये दोनों कारक आपस में मिश्रित नहीं होते और युग्मक बनते समय स्वतंत्र रूप से दोनों कारक अलग अलग युग्मकों में जाते हैं। यानी युग्मकों को में भी कोई मिश्रण नहीं होता, इससे युग्मक भी शुद्ध बने रहते हैं। इसीलिए इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। समझ में आया? यानी इसे हम क्या कहेंगे? जब ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी जीव में उपस्थित एक लक्षण के दोनों कारक कभी भी मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि युग्मक निर्माण के समय पृथक होकर, ऐसे युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। ठीक, इसे ही कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। समझ में आया? कारकों के पृथक्करण का नियम क्या है? कारक जब युग्मक बनता है तो कारक पृथक हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं, इसे हम कारकों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। और युग्मक की शुद्धता, यानी इससे युग्मक की शुद्धता भी बनी रहती है। कोई कारक एक दूसरे से युग्मक बनते समय मिश्रित नहीं होते हैं, युग्मक शुद्ध बने रहते हैं, इसलिए इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो आप इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता के नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लिखेंगे किसी जीव में उपस्थित एक लक्षण के दोनों कारक कभी भी मिश्रित नहीं होते, बल्कि युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अब आखिर ये थोड़ा सा और आप डिटेल देख लें कि हम कह रहे हैं कारक पृथक होते हैं, तो यहाँ पर अगर देखें हम कह रहे हैं कि कारक पृथक होते हैं,
और पृथक होकर युग्मक में जाते हैं और फिर इनसे संतान उत्पन्न होती है, तो ये कारक फिर से चले आते हैं। तो बताइए ये जो कारक है वो कहाँ गया F1 में? वो तो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाया। तो मेंडल ने देखा कि जब F1 का स्वपरागण कराया गया तब कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t से कराया गया, ये मेल ये फीमेल, कैपिटल T स्मॉल t ये इससे फ्यूज करेगा बनाएगा कैपिटल T, इससे फ्यूज करेगा बनाएगा कैपिटल T स्मॉल t, ये इससे फ्यूज करेगा बनाएगा कैपिटल T स्मॉल t, ये इससे फ्यूज करेगा बनाएगा स्मॉल t। यानी F2 पीढ़ी में अगर आप देखें तो F2 पीढ़ी में हमें एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ, 2 संकर लंबा प्राप्त हुआ और एक बौना प्राप्त हुआ। तो F2 पीढ़ी में हमने देखा कि जो बौने पौधे का लक्षण था वह भी प्रकट हुआ। यह प्रूफ है कि जो लक्षण के कारक हैं वे कभी भी मिश्रित नहीं होते और एक पीढ़ी में ना होकर तो दूसरी पीढ़ी में अवश्य प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, देखिए तो आप इसमें अगले लाइन से आप लिखेंगे, जब एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूपों वाले जनकों के बीच परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी F1 जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाता है, परंतु दूसरी पीढ़ी में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। किस अनुपात में? 3:1 के अनुपात में दोनों विपरीत लक्षणों का पृथक्करण एक निश्चित अनुपात में हो जाता है। अतः इसे पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहते हुए भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता। युग्मक निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं, ये गुण पृथक हो जाते हैं, जिससे युग्मकों की शुद्धता भी बनी रहती है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। आइए अब इसका उदाहरण हम थोड़ा सा चेंज कर दें। हर जगह लंबा और बौना पौधा लिखना सही नहीं है, कुछ और लक्षणों को भी लीजिए। तो इसके उदाहरण में आप लेंगे एक लक्षण, वो लेंगे हम पुष्प का रंग। लक्षण क्या लेंगे? पुष्प का रंग यानी बैगनी प्रभावी रंग और सफ़ेद अप्रभावी रंग। इसके लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल वी, इसके लिए स्मॉल वी। तो देखिए जब एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूपों वाले पौधों के बीच परस्पर संकरण कराया जाता है तब उनसे उत्पन्न प्रथम संतानों में केवल प्रभावी ही लक्षण प्रकट हो पाता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हो पाता। किंतु द्वितीय संतानी पीढ़ी में दोनों लक्षण वाले पौधे एक निश्चित अनुपात में प्राप्त होते हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? संकर बैगनी। और अगर हम F1 का स्वपरागण कराते हैं तब क्या होगा? कैपिटल वी स्मॉल वी का क्रॉस कैपिटल वी स्मॉल वी से इनसे 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल वी स्मॉल वी, इनसे 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल वी स्मॉल वी। अगर ये इससे फ्यूज करता है तो बनाएगा कैपिटल वी, ये इससे फ्यूज करता है तो बनाएगा कैपिटल वी स्मॉल वी, ये इससे फ्यूज करता है तो कैपिटल वी स्मॉल वी, ये इससे फ्यूज करता है तो स्मॉल वी। यानी 3 क्या बनेंगे? संकर बैगनी और एक क्या बनेगा? शुद्ध सफ़ेद। तो ये क्या बताता है कि
जब दो एक लक्षण के दो विपर्यासी रूपों वाले पौधों के बीच परस्पर संकरण कराया जाता है तो उससे प्रथम संतानीय पीढ़ी में केवल एक लक्षण ही प्रकट होता है और द्वितीय संतानीय पीढ़ी में यानी F2 जनरेशन में इन लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। देखिए 3 बैंगनी बने और 1 सफ़ेद बना, तो एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और दूसरा कि F1 पीढ़ी में साथ साथ F1 पीढ़ी में दोनों विपरीत लक्षण के कारक साथ साथ होते हुए भी मिश्रित नहीं होते, मिक्स नहीं होते और युग्मक बनते समय पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इससे युग्मकों की शुद्धता भी बनी रहती है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। बस, तो आप अगले लाइन से हेडिंग डाल के लिखेंगे। उदाहरण, जब मटर के एक शुद्ध बैंगनी पुष्प वाले पौधे का संकरण एक शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर बैंगनी उत्पन्न होते हैं। अब यदि F1 पीढ़ी में के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है और इससे प्राप्त बीजों को बोने दिया जाता है, तब F2 पीढ़ी में द्वितीय संतानीय पीढ़ी में दोनों लक्षणों यानी ब्रैकेट में लिखेंगे बैंगनी और सफ़ेद ब्रैकेट क्लोज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। आगे लिखेंगे कि बैंगनी और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के बीच 3:1 का अनुपात पाया जाता है। बैंगनी पुष्प वाले पौधे संख्या में 1/3 शुद्ध, ठीक है, एक ये 3 है ना, 3 में से 1 शुद्ध और 2/3 यानी 3 में से 2 क्या है, संकर बैंगनी होते हैं। क्योंकि इनमें से अगली पीढ़ी यानी इसके बाद F3 में इनमें से 1/3 अर्थात 1/3 में केवल बैंगनी पुष्प वाले पौधे बनते हैं तथा शेष 2/3 से बैंगनी और सफ़ेद पौधे 3:1 के अनुपात में पुनः प्राप्त होते हैं। यानी अगर इनका स्वपरागण कराया जाए तो इनसे सभी बैंगनी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होंगे और अगर इनका स्वपरागण कराया जाए तो पुनः 3:1 का अनुपात प्राप्त होगा। देखिए वही तो हुआ, ठीक, नोट कर लीजिए ये पूरा। अब अगले लाइन से लिखेंगे कि इन प्रयोगों में मेंडल ने पाया कि कारक प्रभावी या अप्रभावी होते हैं परंतु वे परिवर्तित नहीं होते, लेकिन समय आने पर अप्रभावी कारक भी अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं। इसे ही कारकों के पृथक्करण का नियम कहा जाता है। बस, ये था आपका 2 नियम जो एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर मेंडल ने दिया था, प्रभाविता का नियम और कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। आइए अब आते हैं तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपको ये भी बताया कि यह नियम किस प्रयोग के आधार पर है, तो मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर है, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग
किया दो लक्षणों को लेकर। जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण का प्रयोग कराया जाता है तब इसे हम द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। तो मेंडल ने दो लक्षणों को लिया, दो लक्षण को लिया। कौन कौन से? एक तो पहला बीज का आकार चुना और दूसरा उन्होंने बीज का रंग चुना। बीज के आकार में प्रभावी लक्षण क्या होता है? बीज के आकार में प्रभावी लक्षण गोल और अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार। बीज के रंग में प्रभावी लक्षण पीला और अप्रभावी हरा। यानी उन्होंने एक ऐसे पौधे को चुना जिसमें जो बीज था वो गोल और पीला था। यानी इसका हम जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई लिख सकते हैं। उन्होंने एक ऐसे पौधे को चुना जिसका बीज झुर्रीदार और रंग हरा था, और इन दोनों पौधे के बीच उन्होंने क्रॉस कराया। यानी उन्होंने गोल पीला यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस, झुर्रीदार हरा यानी स्मॉल वाई से कराया। इन्हें क्या कहते हैं? P1 जनरेशन। इनसे युग्मक प्राप्त होंगे, और आपको बताया कि युग्मक बनते समय प्रत्येक लक्षण के दोनों कारकों में से एक ही कारक जाता है। अभी आपने पढ़ा कारकों की पृथक्करण का नियम। तो ये युग्मक बना, और चूंकि युग्मक यहाँ पर एक ही प्रकार का बनेगा क्योंकि कोई विषम युग्मज नहीं है। यहाँ पर देखिए युग्मक क्या बनेगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई युग्मक बन गए। अब इन युग्मकों के मिलने से इसे हम मेल मान लेते हैं, इसे फीमेल मान लेते हैं। तो इनसे मिलने से क्या बनेगा? कैपिटल आर यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से, कैपिटल वाई यहाँ से, स्मॉल वाई यहाँ से। यानी F1 पीढ़ी में सभी क्या बनेंगे? कैपिटल आर होने की वजह से गोल और कैपिटल वाई होने की वजह से पीला, गोल और पीला बनेंगे। F1 पीढ़ी में सब गोल और पीला बनेंगे। और अब उन्होंने द्विसंकर संकरण प्रयोग में F1 का स्वपरागण कराया। यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल वाई से कराया। इसे मेल मान लेते हैं, इसे फीमेल। अब चूंकि यहाँ पर विषम युग्मज कितने हैं? दो। एक ये भी विषम युग्मज है, ये भी विषम युग्मज, यानी विषम युग्मजों की संख्या कितनी हुई? दो। आपको बताए हैं कि किसी भी जीव में कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको, जो आपको हमेशा याद रखना है। क्या था? 2 to the power n। तो 2n बराबर कितना है? 2। यानी यहाँ पर 4 प्रकार के, इनसे 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ये क्या कहलाएंगे? P2 जनरेशन। और इनसे युग्मक बनेंगे कौन कौन से? कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इन दोनों का हो गया, इसके साथ इन दोनों का हो गया। अब ये बचता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, इसी तरीके से 4 प्रकार के यहाँ पर भी युग्मक बनेंगे। आपका वर्क है AA BB CC DD से कुल कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस फॉर्मूला का प्रयोग करिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन नीट में दिया गया है। ऐसे दे देते हैं और पूछते हैं कि इनसे कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे बताइए। तो आपको विषम युग्मजों की संख्या देखनी है और बस सॉल्व कर लेना है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर युग्मक क्या बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये क्या है? युग्मक हैं। अब इन युग्मकों को बार बारी से हमें एक दूसरे से मिलाना है, तो हम यहाँ पर पुनेट स्क्वायर का मेथड यूज़ करते हैं। पुनेट स्क्वायर मेथड में एक हम स्क्वायर बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, जिसमें उतनी खड़ी लाइनों को लिखते हैं जितने प्रकार के युग्मक हैं। 4 हैं तो हमें 4 खाने बनाने हैं, 1 2 3 4, और उतने ही मादा युग्मकों के लिए रखने हैं। इस तरह से 1 2 3, जिससे 4 खाने बन जाएं। 1 2 3 4, ठीक, 4 इधर और 4 इधर। क्षैतिज खानों में हमेशा नर युग्मकों को रखते हैं, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई
स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जो खड़ी लाइनिंग है इसमें हम हमेशा मादा युग्मकों को रखते हैं। मादा युग्मक कौन से हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यदि ये मादा युग्मक इस नर युग्मक से फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब ये चीज़ें बता चुके हैं तो हम सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, ये क्या कहलाती है? द्वितीय संतानीय पीढ़ी, F2 जनरेशन। अब आपको पता भी है कि ये क्या होंगे? गोल पीला, क्योंकि पहला लेटर देखिए कैपिटल है, कैपिटल आर किसके लिए है? गोल के लिए। और कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई किसके लिए है? पीले के लिए। तो यानी गोल पीला। ये क्या होगा? 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 गोल और हरा, क्योंकि यहाँ पर वाई कैपिटल नहीं है, दोनों स्मॉल है तो हरा होगा, क्योंकि स्मॉल किसके लिए है? हरे के लिए। ये क्या होगा? गोल पीला। ये क्या होगा? गोल हरा। ये क्या होगा? गोल पीला। ये क्या होगा? गोल पीला। ये क्या होगा? झुर्रीदार, चूँकि यहाँ कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर किसके लिए? झुर्रीदार के लिए। झुर्रीदार कैपिटल वाई है, पीला। झुर्रीदार पीला, गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा। तो F2 में कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे गोल और पीला वो बीज उत्पन्न करने वाले कौन से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है गोल पीला उत्पन्न करने वाले। अब देखिए गोल हरा कितने उत्पन्न करते हैं? गोल हरा 1 2 3। ठीक है, 3। अब देखें झुर्रीदार पीला कितना है? एक झुर्रीदार पीला, दूसरा, तीसरा, 3 हो गया। और झुर्रीदार हरा एक यही बचता है, कितने हैं? 1। यानी जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनसे F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा उत्पन्न होता है। तो ये क्या दर्शाता है कि जब 2 जोड़ी विपर्यासी विशेषकों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशांगति दूसरे लक्षण की वंशांगति को प्रभावित नहीं करती। मतलब समझिएगा कि यहाँ पर ये देखिए 2 लक्षण को लेकर क्रॉस कराया गया, एक उसके गोल आकार का और एक उसके पीले रंग का। यहाँ पर स्वतंत्र पूहन का नियम क्या है कि जब 2 लक्षणों को 2 जोड़ी 2 लक्षणों के विपर्यासी रूपों को लेकर जब क्रॉस कराया जाता है तब यह देखा जाता है
कि इन दोनों लक्षणों के जो कारक हैं वो एक दूसरे की वंशांगति को प्रभावित नहीं करते। अगर प्रभावित करते हैं तो ये संयोग नहीं बनता। ये सब जितने भी लक्षण के कारक हैं वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भिन्न भिन्न लक्षणों के जो कारक हैं वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक लक्षण की जो कारक है वो दूसरे लक्षण के कारक को कभी भी प्रभावित नहीं करता। एक लक्षण का जो कारक है वो दूसरे लक्षण के कारक को प्रभावित नहीं करता। यानी जो गोल लक्षण का जीन है वो पीले वाले को प्रभावित नहीं करता। ऐसा नहीं है कि गोल वाला पीले वाले को कहे तुम पीला नहीं, तुम सफ़ेद बनाओ, ऐसा नहीं करता। यानी गोल अपना लक्षण गोल प्रदर्शित करता है, पीले लक्षण वाला कारक अपना लक्षण पीला प्रदर्शित करता है। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। समझ में आया? जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशांगति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। तो इसमें लिखेंगे कि हेडिंग डालेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, डैश करके लिखेंगे कि मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया, जिसे द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। आगे लिखेंगे इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशांगति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। अगले लाइन से उदाहरण लिखेंगे कि मेंडल ने मटर के दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों बीज का आकार तथा उसका रंग को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध गोल व पीले बीज वाले पौधे ब्रैकेट में कैपिटल आर कैपिटल वाई का संकरण झुर्रीदार व हरा ब्रैकेट में झुर्रीदार व हरा बीज वाले पौधे ब्रैकेट में स्मॉल आर स्मॉल वाई से कराया। F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों से प्राप्त सभी बीज गोल और पीले थे, क्योंकि गोल आकृति झुर्रीदार पर तथा पीला रंग हरे रंग पर प्रभावी था। झुर्रीदार आकृति व हरा रंग अप्रभावी होने के कारण छिपे रहते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तब F2 पीढ़ी में निम्न चार प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। अब इसको ऐसे डैश करके लिखेंगे, पहला गोल पीला, दूसरा गोल हरा, तीसरा झुर्रीदार पीला, चौथा झुर्रीदार हरा। ठीक, फिर लिखेंगे अगले लाइन से, इससे यह निष्कर्ष निकला कि आनुवंशिक लक्षण स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि पीला रंग सदैव गोल बीज के साथ ही नहीं बल्कि झुर्रीदार बीज के साथ भी आता है, तथा हरा रंग केवल झुर्रीदार के साथ ही नहीं बल्कि गोल आकृति वाले बीज के साथ भी आता है। अगले लाइन से लिखेंगे, F1 पीढ़ी के सभी पौधों में युग्मक बनते समय चार प्रकार के युग्मक क्रमशः कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई तथा स्मॉल आर स्मॉल वाई बनते हैं। जब ये युग्मक इसी प्रकार के दूसरे पौधे के युग्मकों से मिलते हैं तब निम्न चार प्रकार के पौधे 9-3-3-1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं, जो निम्न है। डैश करके लिखेंगे, लक्षण प्रारूप अनुपात, और फिर अगले लाइन से लिखेंगे 9 गोल पीला, 1 गोल हरा, 3
3 गोल हरा, 3 झुर्रीदार और 1 झुर्रीदार हरा, 9331। ठीक है, बस लास्ट लाइन से लिख सकते हैं कि उपरोक्त 4 प्रकार के पौधों को 9331 के अनुपात में भी लिख सकते हैं। बस बाकी ये आप पूरा नोट कर डालें। ये हो गया संपूर्ण मेंडल के तीनों नियमों के बारे में। मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, दूसरा कारकों की पृथक्करण या शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा स्वतंत्र परिवहन का नियम। बस हो गया संपूर्ण। अब इसके बाद जो भी टॉपिक होगा वो अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर कौन कौन से नियम दिए थे। दूसरा क्वेश्चन, मेंडल ने द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर कौन से नियम दिए थे। बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आगे जो भी टॉपिक होगा वो जल्द ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी निधि चैनल के साथ। धन्यवाद।